नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है गंगा नदी तंत्र। कौन सा? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, आज गंगा नदी ख़त्म करेंगे। सिंधु नदी पढ़ चुके हैं अपन। सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैंने बता दिया। मैंने बताया था कि हिमालय नदियों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र आते हैं। कौन से आते हैं? 3 नदी तंत्र आते हैं। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो अपन सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद अगला ये गंगा नदी तंत्र है। मैंने सिंधु नदी तंत्र में एक चीज़ नहीं बताई थी आप लोगों को कि सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है। ठीक है ना, अगर जिन लोगों को पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो सिंधु नदी अपना अपना जो जल है वो कराची के समीप अरब सागर में गिराती है। कहाँ गिराती है? कराची जो शहर है पाकिस्तान का, उसके समीप ही, यानी कराची सिंधु नदी तंत्र के सिंधु के पास में बसा है, सिंधु नदी के तट पे ही बसा है। ठीक है, तो पाकिस्तान का कराची शहर है, वहीं पे सिंधु नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, यानी कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद एक पॉइंट होता है कि जो हिमालयी नदियाँ हैं, यानी कि हिमालयी जो नदियाँ हैं कौन कौन सी, जैसे कि गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई। ठीक है ना, तो जो हिमालयी नदियाँ हैं वो कैसी नदियाँ होती हैं? वो होती हैं 12 मासी नदियाँ। कैसी? 12 मासी, अर्थात 12 महीने इनमें जल की मात्रा अच्छी खासी रहती है। ठीक है ना, 12 महीने। तो ये कैसी होती है? 12 मासी होती है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है वो 12 मासी नहीं होती, यानी कि 12 महीने उनमें जल की आपूर्ति नहीं रह पाती। रहती तो है, लेकिन कई कई, जैसे कि नर्मदा नदी हुई, बड़ी गोमती, कावेरी, ठीक है ना, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ होती तो हैं, रहती तो हैं, लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा जल की मात्रा नहीं रहती जितनी हिमालयी नदियों में रहती है। ठीक है ना, और छोटी मोटी नदियाँ तो सूख ही जाती है, वैसे ही पता है आप। जैसे कि इसमें रामगंगा नदी मान लीजिए, चाहे गोमती नदी मान लीजिए, चाहे घाघरा नदी मान लीजिए, चाहे दंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियाँ ऐसी हैं कि इनमें पानी की मात्रा खूब बनी रहती है। क्योंकि ये सर्दी के दिन चल रहे हैं। सर्दी के दिनों में क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है वहाँ पर? अच्छी खासी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है हिमपात। ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? हिमालय पे अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है। ठीक है ना, तो बर्फबारी होती है तो बर्फ का काम क्या होता है? फिर पिघलना। अभी बर्फ गिर गई, गर्मी जैसे ही आई बर्फ पिघलती रहेगी। जब बर्फ पिघलती रहेगी तो बर्फ का पिघल के क्या बनता है? पानी। पानी कहाँ जाएगा? नदियों में। तो इसीलिए गर्मियों में भी इनकी जो पानी की मात्रा है वो, आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर जो गंगा नदी का जो जल स्तर है वो बरसात आने से पहले ही बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बरसात आने से पहले से ही बढ़ने लगता है। क्योंकि गर्मियों में बर्फ जब मई जून का जब महीना चलता है अपने इंडिया में, मई जून महीने में अपने यहाँ पे अच्छी खासी, मतलब अच्छी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है ना, मई जून में। तो मई जून में क्या होगा? जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी। तो इसीलिए गंगा नदी में बरसात आने से पहले, आमतौर पर बरसात आने से पहले ही क्या हो जाता है? जल का स्तर बढ़ने लगता है। किस कारण से? तो बर्फ़ पिघलने के कारण। ठीक है, और 12 मासी, यानी कि हिमालयी नदियों को अपन क्या कहते हैं? 12 मासी नदियाँ कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक एक फैक्टर है कि हिमालयी नदियों को अपन नई नदियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालयी नदियों को अपन नई नदियाँ कहते हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो कैसी नदियाँ हैं? प्रौढ़ नदियाँ हैं। कैसी? प्रौढ़, अर्थात पुरानी नदियाँ हैं, बूढ़ी नदियाँ हैं। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए देखते हैं, इसका पता इससे लगाया जाता है कि जो पुरानी नदियाँ और नई नदियों में जो अंतर मतलब करा जाता है, वो उनको घाटी के आधार पे किया जाता है। यानी कि अगर कोई नदी अपनी घाटी को लगातार घेरा कर रही है, क्या कर रही है? लगातार घेरा कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये नदी अभी कैसी है? नई अवस्था में। कैसी अवस्था में? नई अवस्था में। जबकि जो नदियाँ अपनी घाटी को घेरा कर चुकी हैं, अब उन्हें ज़्यादा कोई काटने पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कटता है तो कट जाने दो। लेकिन जो नदियाँ अपनी घाटी, यानी कि अपनी जो समुद्री सतह होती है, समुद्री सतह यानी कि ऊपर पानी का स्तर, सतह अंदर नहीं, ठीक है ना, ऊपर पानी का जैसे समतल स्थल होता है ना, उसको सतह का बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्री सतह को अपना मतलब समुद्री सतह पर आ चुकी है। नदी कभी भी समुद्री सतह से नीचे नहीं जाती। क्या? नदी हमेशा समुद्री तल से नीचे नहीं जाती, समुद्र तल के बराबर रहती है। ठीक है, तो जो समुद्र तल को पा जो समुद्र जिन नदियों ने समुद्र तल को छू लिया है, अर्थात पा लिया है, वो नदी अपनी कभी भी अपनी घाटी को घेरा नहीं करती। और जो हिमालयी नदियाँ हैं वो तो अब हिमालय पर्वत 6000 फुट से ऊपर से उतर रही हैं। ठीक है ना, तो 6000 मीटर से ऊपर से उतर रही हैं। यानी कि बृहद हिमालय की ऊंचाई है वो औसतन 6000 मीटर है। ठीक है ना,
तो वहां से उतर रही है तो वो क्या करेंगे, अभी तो अपनी घाटी को घेरा ही करेंगी ना, क्या करेंगी, घाटी को घेरा करेंगे, यानी कि लगातार वो अपनी घाटी को घेरा कर रही है, यानी खोद रही है उसे, क्या, पानी के साथ मिट्टी को बहा के ले जा रही है। तो इसीलिए अपना उन नदियों को क्या कहते हैं, नई नदियाँ। अर्थात जो हिमालयी नदियाँ हैं वो कैसी नदियाँ हैं, नई नदियाँ हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो क्या है, पुरानी नदियाँ हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वो हिमालय से भी प्राचीन है। क्या है, हिमालय से भी प्राचीन है, इसलिए वो पुरानी नदियाँ हैं। ये कौन सी नदियाँ हैं, ये नई नदियाँ हुई है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है तो आप सुन लेना या आप लिख लेना आपके हिसाब से जो अच्छा लगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र, कौन सा, गंगा नदी तंत्र जो बना है पहले मैं वो बता दूं। ये यमुना नदी, ये वाली, ठीक है, ये यमुना नदी, ये भागीरथी, ये अलकनंदा, ठीक है। ये रामगंगा नदी, रामगंगा में नहा, यहाँ पे लिखा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, ठीक है। इसके बाद रामगंगा के बाद में आती है गोमती नदी, ये गोमती लिखा हुआ है, ठीक है, गोमती। फिर आती है घाघरा, दंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये हुगली नदी है, ये सोन नदी, ये टोंस, ये केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन, बेतवा, सिंध, चंबल, इन नदियों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगी एमपी के, ठीक है ना। एमपी के में भी आप इन नदियों के बारे में अच्छे से जानकारी पा सकते हैं, ठीक है, कहाँ से निकलती है, क्या क्या करती हैं। इन नदियों को मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा, सिर्फ, ठीक है ना, इन नदियों को नहीं बता रहा हूँ मैं, आप देखना चाहना तो उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये कहाँ से निकलती हैं, अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत के पठार अर्थात माला पठार से ही निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है, विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ठीक है। इसके बाद आते हैं यमुना हो गई, ठीक है। ये कौन सी नदी है, तो ये बराक या मेघना नदी है। कौन सी, बराक या मेघना नदी है, जो कि मणिपुर से निकलती है। ये कौन सी आ रही है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, चीन में से, ठीक है। इसके बाद आते हैं, तो ये बनाया मैंने, ये गंगोत्री लिखा है यहाँ पे, ये कौन सा लिखा है, गंगोत्री। मुझे पता है ये दिख नहीं रहा होगा, इसलिए अपन इसको यहाँ लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको देख लिया, सबसे पहले इसको देखना है, इस वाले में आपको, छोटे वाले को। गंगा नदी का जो जन्म होता है वो दो नदियों की यानी दो धाराओं से मिलकर होता है। गंगा नदी का जन्म कितनी धाराओं से मिलकर होता है, तो दो धाराओं से। कौन कौन सी, एक होती है भागीरथी और दूसरी कौन सी होती है, अलकनंदा। क्या कौन सी होती है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। लेकिन अलकनंदा नदी का निर्माण भी दो धाराओं के मिलने से होता है, ठीक है। अलकनंदा नदी का निर्माण कितनी धाराओं से मिलकर हो रहा है, तो दो धाराओं से मिलकर हो रहा है, जबकि भागीरथी में कोई धारा नहीं मिलती, ठीक है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है, गंगा नदी का। जबकि जो अलकनंदा नदी है उसका निर्माण भी कितनी धाराओं से हो रहा है, तो दो धाराओं से। कौन कौन सी, जो अलकनंदा नदी है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर, उत्तराखंड, ठीक है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है यहाँ से, एक होती है धौली गंगा, ये वाली जो कौन सी नदी है, ये वाली धौली गंगा। ये वाली कौन सी है, ब्लैक कलर से, ये विष्णु गंगा है, ठीक है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद में ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग पे आके मिलती है। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग पे। इसे अपन जोशी मठ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जोशी मठ, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग पे आके ये नदियां मिलती हैं। तो जब ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग पे आके मिलती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है, यानी कि इन दोनों की जब मिल जाएंगे धारा एक ही हो जाएगी ना, तो इनकी जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है, अलकनंदा। क्या कहलाती है, अलकनंदा नदी कहलाती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग से, यानी कि अलकनंदा, अब विष्णु प्रयाग पे क्या हुई, अलकनंदा हुई, तो अलकनंदा विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे एक पिंडसर या पिंडार नदी आकर मिलती है। कौन सी, कर्णप्रयाग पे। पिंडसर नदी आके मिलती है इससे, कहाँ पे, कर्णप्रयाग पे, अलकनंदा से, ठीक है। पिंडसर पे कौन सी नदी आके मिल गई, पिंडसर नदी कहाँ के मिलती है इससे, तो कर्णप्रयाग पे मिलती है, ठीक है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर इससे मंदाकिनी महादन नदी मिलती है। कौन सी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आप लोगों ने देखा वो भोलेनाथ के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, महाकाल के लिए, ठीक है ना। तो मंदाकिनी नदी आके मिलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है इससे, तो रुद्रप्रयाग पे आके मिलती है, किससे, अलकनंदा से, ठीक है ना। तो अलकनंदा से मंदाकिनी नदी कहाँ आके मिल रही है, तो रुद्रप्रयाग पे आके मिलती है।
फिर मंदाकिनी नदी क्या कर सॉरी अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी का जल लेकर आगे बढ़ती है, यानी कि रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग पे, कहाँ पे, देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है। क्या करती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है, यानी कि एक तरफ से अलकनंदा आ रही और एक तरफ से भागीरथी नदी आ रही, दोनों मिल गई। अब इन दोनों की जो संयुक्त धारा होगी, यानी कि इन दोनों के मिलने के बाद जो जल की इनकी धारा होगी वो क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, गंगा नदी। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है अपनी गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ही है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र है। तथा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी, जल ग्रहण संग्रहण भी कौन सा है, जल संग्रहण भी कौन सा है, तो गंगा नदी का ही है। यानी कि जल के मामले में सबसे ज्यादा जल कौन सी नदी लेके जाती है, तो गंगा नदी ले जाती है। ठीक है, तंत्र किसे बोलते हैं मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। एक होती है प्रमुख नदी और उसकी सभी सहायक नदियों को मिलाकर तंत्र बनाया जाता है। कौन क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है, यानी कि नदी तंत्र। ठीक है, इसके बाद में अलकनंदा हो गई। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गंगा नदी देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा, यानी ये देवप्रयाग का सिंबल बना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ये अलकनंदा और ये भागीरथी, तो यहाँ पर क्या हो गया, देवप्रयाग हो गया। ठीक है, तो देवप्रयाग पे आके दोनों की जब धारा एक हो जाती है तो क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद में हरिद्वार, कौन सा, हरिद्वार पर आकर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्या करती है, हरिद्वार पर आकर गंगा नदी किस में प्रवेश कर जाती है, तो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। किस में, मैदानी भाग में। यानी कि हरिद्वार पर आकर वो हिमालय से उतरती है। क्या करती है, हिमालय से नीचे उतरकर जो मैदान होता है, सपाट मैदान होता है, उसमें प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है, तो हरिद्वार में आके प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर ये कहाँ पहुँचती है, प्रयागराज जिला। ठीक है, प्रयागराज से निकलते हुए यहाँ पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अपन पहले गंगा नदी को ही देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ तक आ जाती है, प्रयागराज सॉरी पश्चिम बंगाल में आ जाती है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का एक धारा साथ छोड़ देती है। क्या करती है, एक धारा साथ छोड़ देती है और साथ छोड़ने पर वो किस ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जबकि जो मेन धारा है, जो मेन है, यानी कि जो भागीरथी नदी को ही अपन गंगा नदी कहते हैं। ठीक है ना, तो भागीरथी नदी जो अर्थात भागीरथी अर्थात गंगा, गंगा कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। जबकि उसकी एक धारा साथ छोड़ के कहाँ चली आती है, तो पश्चिम बंगाल में चली आती है। पश्चिम बंगाल में जो धारा आती है उसे अपन कहते हैं हुगली। कौन सी, हुगली नदी। और हुगली नदी के मुहाने पर ही कोलकाता शहर बसा, यानी कि तट पर। ठीक है, तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। कौन सा, जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश किया इसका नाम हो गया पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम पड़ गया, पद्मा नाम पड़ गया। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। कौन सा, जमुना नदी। कौन सा पड़ जाता है, जमुना नदी, यमुना नहीं, जमुना। कौन सा, जमुना। यमुना ये है। ठीक है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जबकि जमुना कहाँ, क्या कौन सी नदी कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम है, जो कि बांग्लादेश में आकर प्रवेश करती है। ठीक है, तो जब पद्मा, मैंने बोला ना गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है। ठीक है, तो पद्मा और जमुना की जब धारा मिल जाती है, यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में मिल जाती है तो इनकी जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकी संयुक्त धारा, यानी कि जमुना और पद्मा की जो संयुक्त धारा है वो पद्मा ही कहलाती है। इसके बाद इससे आगे चलने के बाद में इससे एक मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बराक या मेघना नदी, जो कि गंगा नदी से लास्ट में आके मिलती है। और जब जैसे इससे मेघना नदी आके मिलती है तो पद्मा का नाम बदलकर मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है, मेघना। और मेघना ही जाके कहाँ जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो जो गंगा का अंतिम नाम है वो कौन सा है, मेघना है। मेघना कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बराक या मेघना मणिपुर राज्य से निकलती है। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे ही मेघना या पद्मा, ठीक है ना, गंगा नदी जैसे ही
यहाँ पे पहुँचती है, यानी कि हुगली और यहाँ पे जब मुहाने पे पहुँचती है तो इसकी जो धारा है, यानी कि इसकी जो धारा है, इसके जो भाप का क्षेत्र है, यानी कि इसका जो पानी का वेग है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, काफ़ी, यानी कि समुद्र के किनारे तक पहुँचते पहुँचते इसका जो पानी का वेग है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र क्या कहलाता है, गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए नदी है, नदी अपना जो नदी क्या करती है, नदी का काम होता है मिट्टी को काट के ले जाना। क्या, मिट्टी को काट या भाप के मिट्टी को काट के अपने साथ बहा के ले जाती है। लेकिन वो जब तक ही बहा पाती है तब तक, जब तक उसके पानी में वेग है, यानी कि उसके पानी की जो बहने की रफ्तार है वो क्या है, ज़्यादा है, तो सामने कोई भी चट्टान रख दो, मिट्टी कुछ भी हो, काट के ले जाएगी, साथ में पानी के बहाव में बह जाएंगी। लेकिन जैसे समुद्र तल के पास में आती है, समुद्र तल के पास में आती है तो क्या होता है कि जो समुद्र तल में जब मिलने से पहले क्या हो जाते हैं, इसके जो पानी का वेग है वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि समुद्र के लेवल के बराबर आ जाती है। यानी कि इस लेवल पे समुद्र है और इसी लेवल पे क्या आती है, नदी आ जाती है। लेकिन जब यहाँ से आ रही तब तो इसकी गति जाती गंगा नदी, लेकिन जब वो यहाँ से इसके समान ही हो जाती है, यानी कि इसके समान, दोनों के समान हो गई है, तब इसके पानी की जो बहने की दिशा है, वो जो बहने की गति है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो इसी से क्या होता है कि जो नदी है, जो अपने साथ मिट्टी ला रही है, वो क्या करती है, वहीं पे छोड़ देती है, क्योंकि वो उसके आगे धकेलने की क्षमता उसके पास, पानी के पास नहीं है, क्योंकि उसका वेग काफ़ी कम हो चुका है। तो जब वो आगे नहीं धकेल पाती तो वहीं से छोड़ के, जैसे कि नदी आ रही है, ये आ रही है, और ये क्या है, समुद्र तल है, ये कौन सा है, समुद्र, ठीक है। नदी आ रही है, अब यहाँ पे इसका लेवल है वो क्या है, काफ़ी कम हो जाता है, और ये मान लीजिए इसके साथ में अवसाद आ रहा है, क्या, अवसादी मलबा आ रहा है, तो नदी क्या करेगी, अब इसे पानी को बहाने की क्षमता तो है नहीं, तो ये क्या करेगी, इसको यहीं छोड़ेगी और इधर उधर से निकल जाएगी, यानी कि अनेक धाराओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या करती है, अनेक धाराओं में ये बढ़ जाती है और अवसादी मलबे को यहीं छोड़ छाड़ के, ठीक है, यानी कि इधर उधर से निकल लिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है, डेल्टा का होता है। किस आकार का होता है, डेल्टा का आकार का होता है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा, यानी कि हुगली नदी के मुहाने से लेकर और गंगा नदी के मुहाने तक कौन सा डेल्टा पाया जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ही पाया जाता है, यानी कि हुगली नदी के मुहाने से, ठीक है। और डेल्टा का एक नियम होता है कि ये हमेशा समुद्र की ओर बढ़ता है। क्या करता है, ये हमेशा समुद्र की ओर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे अपन सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, यानी कि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। मैंग्रोव वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो कि, जैसे कि डेल्टा में क्या होता है, जगह जगह पानी भरा रहता है, तो पानी पानी क्या होता है, जैसे कि ये डेल्टा है, इसमें क्या होगा, समुद्र की कोई लहर आएगी यहाँ से चल के तो इस डेल्टा में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो पानी होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, यानी कि नमकीन, यानी क्षारीय होता है। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डूबे रहते हैं, उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती है तथा जड़ें पानी में निकलने के बाद में दोबारा ऊपर आई रहती हैं, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है, कोई मैंग्रोव वन है, ठीक है, ये मैंग्रोव वन है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, दोबारा पानी में झांकती रहती हैं, यानी कि पानी से बाहर की ओर झांकती रहती हैं, ठीक है। और इनकी जो छार होती है, यानी कि इनकी जो ऊपर की जो नहीं होती छार, उसी वो कैसी होती है, क्षारीय, यानी कि नमकीन होती है, ठीक है। तो मैंग्रोव वनों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, इसके बाद आती है गुजरात में, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, मैंग्रोव वनों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो ये कौन सा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, कौन, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद में यहीं पर सुंदरबन में ही टाइगर पाए जाते हैं। कौन से, टाइगर। टाइगर यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सुंदरबन डेल्टा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। क्या, गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन सी, एक होती है इसकी हिमालयी नदियाँ और दूसरी कौन सी होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं, ठीक है। यानी कि बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ तथा दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। दाएं तट पर और बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। इसका दायां तट ये हैगा इसका, ठीक है। जैसे कि मैं इस साइड खड़ा हूँ तो मेरा दायां हाथ ये, तो दायां तट ये और बायां तट कौन सा हो गया, ये दायां तट है, ये बायां तट है, ठीक है, बता दिया। तो अपन सबसे पहले देखते हैं दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। कौन सा, ये वाला दाएं तट, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये कौन सी है, दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों को देखते हैं अपन।
दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी उसकी यमुना नदी है। यमुना एकमात्र सहायक हिमालयी सहायक नदी है जो कि दाएं तट पर आकर मिलती है गंगा नदी से। यमुना नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, सब कुछ लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यमुना नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है हिमालय की, इसको ऐसा लिखना है, गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी जो कि दाएं तट पर आकर मिलती है, वो कौन सी है? तो यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। इलाहाबाद था पहले, अब प्रयागराज हो गया, ठीक है ना। तो प्रयागराज में आकर यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। यमुना नदी की लंबाई 1365 किलोमीटर है। कितनी है? 1365 किलोमीटर, जबकि गंगा की 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर, ठीक है। यमुना की कितनी है? तो 1365 किलोमीटर है तथा गंगा की 2525 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं तो मालवा पठार से गंगा नदी तंत्र की कई सारी नदियां निकलती है, जिनमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये आदि होती हैं। मालवा पठार से जो नदियां निकलती हैं वो सीधे गंगा नदी में जाके अपना जल नहीं गिराती, सीधे अपना गंगा नदी में आके जल नहीं गिराती, बल्कि यमुना नदी के माध्यम से अपना जल गिराती है। किसके माध्यम से जल गिराती है? तो यमुना नदी। यानी कि चंबल नदी किस में ले जाती है अपना जल? तो कहाँ ले जा रही है? यमुना में। यमुना कहाँ ले जा रही है? तो गंगा, ठीक है। तो माला पठार से निकलने वाली नदियाँ सीधे सीधे गंगा नदी में जल ना गिराकर या गंगा नदी की सहायक नदी यमुना के माध्यम से अपना जल गिराती है, ठीक है। यमुना नदी के माध्यम से अपना जल गिराती है, ठीक है। और ये आती किस तंत्र में है? तो गंगा नदी तंत्र में ही आ रही है, ठीक है ना। जो गंगा नदी तंत्र है वो गंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन ये सब किस में आ रही है? गंगा नदी के तंत्र में ही शामिल है, ठीक है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है। कौन सी है? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, ठीक है। जो कि इटावा के पास, शायद इटावा के पास किस में जाके मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। तो यमुना हो गई, चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन ये किस में जाके जल गिराती है? अपना यमुना नदी में गिराती है। और कहाँ से निकलती है? तो माला पठार से निकलती है, ठीक है। इसके बाद टोंस नदी सीधे इलाहाबाद के पास कहाँ जल इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद सोन नदी पटना के पास में सोन नदी पटना के पास में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि इन सारी नदियों की जानकारी आप कहाँ से लेंगे? मध्य प्रदेश जी के प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें नदियों वाला चैप्टर देखिए, सारी की सारी नदियाँ उस पर पढ़िए, ठीक है। तो ये कौन सी थी? दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। इसके बाद देखते हैं अपन बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। कौन सी? बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ, यमुना नदी को छोड़कर बाकी सभी हिमालयी सहायक नदियाँ गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है। किस तट पर मिलती है? बाएं तट पर। क्योंकि मैंने बोला ना कि एकमात्र हिमालयी सहायक नदी कौन सी है जो दाएं तट पर आकर जल गिराती है? तो यमुना नदी है। तो यमुना नदी को छोड़कर बाकी सभी हिमालयी सहायक नदियाँ अपना जल गंगा नदी में बाएं तट से आके मिलाती है। कौन से तट पे आके मिलाती है? बाएं तट। यानी कि ऊपर वाला भाग कौन सा तट कहलाता है? बाएं तट कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में ही मिल जाती है, ठीक है। रामगंगा नदी। इसके बाद आते हैं गोमती नदी जल गिराती है। गोमती के बाद आते हैं घाघरा के बाद दंडक के बाद कोसी, और कोसी के बाद में महानंदा। कौन सी? महानंदा, ठीक है। महानंदा गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। क्या है? सबसे पूर्वी सहायक नदी। कौन सी है? सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यानी कि सबसे लास्ट में आके कौन सी नदी मिल रही भारत में? तो महानंदा नदी आके मिलती है, जो कि सिक्किम की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। अब डाल लीजिए हेडिंग। सबसे पहले रामगंगा नदी नैनीताल के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नैनीताल के समीप से निकलती है। नैनीताल के समीप से निकलती है, ठीक है। नैनीताल के समीप से निकलती है और
नैनीताल के समीप से निकलकर कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद डालिए घाघरा। कौन सी? घाघरा, नहीं सॉरी, गोमती नदी। गोमती नदी। इसके बाद कौन सी डालना है? गोमती नदी। गोमती नदी डालिए, हेडिंग डालिए गोमती नदी। गोमती, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है, बाएं तट पर आकर मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। कहाँ से? गोमती नदी बाएं तट पर आके मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती। किससे नहीं निकलती है? हिमालय पर्वत से ना निकलकर मैदानी भागों से निकलती, तराई के मैदानी भागों से, तराई के मैदानी भागों से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? गोमती नदी मैदानी भागों से निकल रही है। ठीक है, ये कहाँ से नहीं निकल रही है? हिमालय से नहीं निकल रही, क्योंकि बाएं तट की सभी नदियां हिमालय से निकलती है। जैसे कि रामगंगा हिमालय से निकल रही है, घाघरा हिमालय से निकलती है, दंडक हिमालय से निकलती है, कोसी ये भी हिमालय से निकलती है, दार्जिलिंग भी अधिकतर वहीं से निकलती है। तो गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालयी भागों से ना निकलकर कहाँ से निकल रही है? मैदानी भागों से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, पीलीभीत जिले में स्थित फुल्लार झील से होता है। फुल्लार झील से होता है। ठीक है, किसका होता है? तो गोमती नदी का होता है। ठीक है, अब डाल लीजिए अगली हेडिंग, घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा। घाघरा नदी। घाघरा नदी को देखिए आप। घाघरा नदी का उद्गम नेपाल से होता है, नेपाल के तकलाकोट से, नेपाल के तकलाकोट से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तथा 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मापचा चुंगो हिमानी से ये क्या करती है? मापचा चुंगो नामक एक जगह से निकलती है तथा गंगा नदी में आके अपना जल गिराती है। कौन से? घाघरा नदी कहाँ से निकल रही है? तो नेपाल से ही निकलती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में आके अपना जल गंगा नदी में मिलाती है। इसके बाद आते हैं दंडक। कौन सी? दंडक नदी। दंडक नदी भी हिमालय से ही निकलती है। दंडक नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से है? वही नेपाल से है। इसका भी उद्गम स्थल कहाँ से है? नेपाल से ही होता है तथा गंगा नदी में आके अपना जल गिराती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोसी। ठीक है, कोसी नदी एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसका कारण क्या है कि ये अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है। क्या है? कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए फेमस है, जो कि बिहार राज्य में आके ये गंगा नदी से आके मिलती है। ठीक है, कोसी नदी हिमालय से निकलती है। हिमालय पर क्या मिलता है? जब हिमालय से नीचे उतरेगी, यानी कि ऊंचाई से क्या कर रही है? नीचे उतर रही है। तो ऊंचाई से नीचे उतरने के क्रम में क्या करती है? ये बड़े बड़े पत्थर जो भी सामने आता है उसे सबको लेके चलती है, क्योंकि पानी का भाव ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर से ऊंचाई से उतर रही है। लेकिन जैसे ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वैसे ही क्या करती है? अपना खुद का रास्ता ही अवरुद्ध कर लेती है, यानी कि अपना खुद का रास्ता ही बहने का बंद कर लेती है। तभी क्या करती है? साइड से निकल जाती है। क्या करती है? साइड चेंज कर लेती है। ठीक है ना, यानी कि अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि रास्ता खुद ही अवरुद्ध कर लेती है। ऊपर से पहाड़ पे से उतर रही है, तो ईंट पत्थर जो भी मिट्टी बड़े बड़े चट्टाने सबको काट के लाती है। लेकिन जैसे ही जब इसका पानी का बहाव कम होता है तो ये क्या करती है? अपना रास्ता खुद ही बंद कर लेती है, जिसके चलते क्या करती है? रास्ता बदल लेती है। इसीलिए
कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। क्या करती है? कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर बिहार में ये नदी क्या करती है? जान मान की ज़्यादा मतलब जान माल का ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेपाल से निकलती है और बिहार में आके मिलती है। इसके बाद आते हैं महानंदा। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये भी पश्चिम बंगाल में आके क्या करती है? पश्चिम बंगाल में आके अपना जल किस में गिरा देती है? तो गंगा नदी में आके अपना जल गिरा देती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो सबसे पहले आते हैं उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड राज्य में बहती है। इसके बाद बहती है उत्तर प्रदेश। इसके बाद बहती है बिहार। इसके बाद बहती है झारखंड और इसके बाद बहती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने राज्यों में बह रही है? उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5। यानी कि जो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश राज्य में। कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा। और जबकि सबसे कम लंबाई इसकी है झारखंड राज्य में। किसमें? झारखंड राज्य में इसकी सबसे कम लंबाई है तथा उत्तराखंड में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लंबाई है। महानंदा इसकी सबसे पूर्वी एवं अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, तो ये था गंगा नदी तंत्र जो कि ख़त्म हुआ। लंबाई वगैरह इतनी कोई मायने नहीं रखती। ठीक है ना, लंबाई वगैरह याद नहीं रखना, बस इस क्रम को याद रखना। ठीक है ना, जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी की बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन मिल रही है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, दंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, इसी तरीके सोन, टोंस, केन, बेतवा, सिंध, चंबल ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना नदी के हैं। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी, जो कि प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जल संग्रहण मामले में भी, और सबसे बड़ा नदी तंत्र भी गंगा नदी का नदी तंत्र ही है। ठीक है, तो ये थी गंगा नदी जो कि खत्म हुई। ठीक है, हाँ इतना ही है सब कुछ। इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। अपन को कौन सा जियोग्राफी में पीएचडी करना है, इतना काफ़ी है। जितना अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि कर्णप्रयाग पे आगे कौन सी नदी मिलती है, तो पिंडसन नदी मिलती है। ठीक है, और आई होप कि मैं इसमें कुछ आप लोगों को नया सिखा पाया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, लाइक करें और चैनल को। धन्यवाद।